हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, व्यवसायिक कानून, व्यवसायिक संनियम, जिसके अंदर हमारा जो है कि अनुबंध का वर्गीकरण, जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ठहराव जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, या अनुबंध जो है उसको हम किस तरह से अलग अलग प्रकार के होते हैं, या किस तरह से हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसको हम दो भागों के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुबंध का मतलब क्या होता है। अनुबंध जो है एक ऐसा ठहराव है जिसको राजनिगम के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। अनुबंध एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है, जिसके लिए अगर कोई दूसरी पार्टी जो है उसकी पालना नहीं करती तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो अनुबंध, जिसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, एक ऐसा ठहराव है जिसको राजनिगम के द्वारा जो है लागू करवाया जा सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के मुताबिक हर एक अनुबंध के अंदर दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो जो पार्टीज़ हैं, पक्षकार हैं, उनके बीच में ठहराव का होना ज़रूरी है। ठहराव का मतलब होता है एग्रीमेंट। एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रस्ताव देती है, दूसरी पार्टी उसको स्वीकृत कर लेती है, लेकिन ये लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ठहराव जो है वैधानिक होना चाहिए, जो दोनों पक्षों के बीच में जो है वैधानिक उत्तरदायित्व जो है सेट करता है, जिसको हम राजनिगम के द्वारा जो है लागू करवा सकते हैं। ठहराव जो कानून के विरुद्ध होते हैं उनको लागू नहीं करवाया जा सकता। कोई भी अनुबंध जो है तभी लागू हो सकता है अगर वो वैधानिक है। अगर वो अवैधानिक है तो हम उसको लागू नहीं कर सकते और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। अनुबंध के अंदर ठहराव होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरी बात जो है लीगली इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, विधानिक दायित्व होना चाहिए, जिनके अंदर क्या है कि लीगल रिलेशन क्रिएट करने की क्षमता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ठहराव के अलग अलग हम वर्गीकरण कर सकते हैं। उत्तरदायित्व के आधार पर कर सकते हैं, विधानिकता के आधार पर कर सकते हैं, प्रवर्तनीयता के आधार पर कर सकते हैं, निष्पादन की सीमा के आधार पर कर सकते हैं, परिपूर्णता के आधार पर कर सकते हैं, रचना के आधार पर कर सकते हैं। उत्तरदायित्व के आधार पर देखो, उत्तरदायित्व के आधार पर हम इसको दो भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। यूनिलेटरल एग्रीमेंट, एक तरफा ठहराव, ऐसा ठहराव जिसके अंदर एक पक्ष जो है अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा चुका है, लेकिन दूसरे पक्षकार को अपने वचन या दायित्व का निष्पादन करना बाकी रहता है। जैसे ए बी को कहता है कि मैं तेरी पिक्चर बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके बदले में 200 रुपये मुझे दे देना। बी इस बात को मान जाता है। ए जो है उसकी पिक्चर बना चुका है, लेकिन बी ने अभी उसका 200 रुपया नहीं दिया। तो ये एक पक्षीय ठहराव है जिसके अंदर क्या है कि एक पार्टी ने अपना उत्तरदायित्व पूरा कर दिया है, लेकिन दूसरी पार्टी ने वो अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया। दो पक्षीय ठहराव होता है जिसके अंदर दोनों पक्षकार जो है दोनों ने अपना अपने वचन का निष्पादन करना शेष रहता है। और इस प्रकार के वचन जो होते हैं पारस्परिक वचन कहलाते हैं। जैसे ए ने बी से कहा कि तू मुझे 200 रुपये दे देना, मैं तेरी पिक्चर पेंट कर दूंगा। तो अब क्या है कि ना तो बी ने उसको 200 रुपये दिया, ना ही उसने अभी पिक्चर पेंट की है, तो अभी दोनों का जो उत्तरदायित्व है वो रहता है। तो इसको हम बायलेटरल एग्रीमेंट कहते हैं। रचना के आधार पर एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट या स्पष्ट ठहराव वो होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव देता है, ये प्रस्ताव जो है ऑरल भी हो सकता है, मौखिक रूप से भी हो सकता है, मुँह जुबानी भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, और लिखित फॉर्म में भी हो सकता है। और दूसरी पार्टी जो है उसको मौखिक रूप से या लिखित रूप से उसका जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृत करती है। देखो, जो स्पष्ट ठहराव होते हैं जिसके अंदर प्रस्ताव तथा स्वीकृति जो है पक्षकारों के द्वारा जो है मौखिक रूप से चाहे वो लिखित रूप से
व्यक्त की जाती है, बोल के या लिखित रूप से व्यक्त की जाती है, तो वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट कहलाती है। जैसे ए बी को कहता है कि मैं तेरी पिक्चर पेंट करूँगा, तो उसके बदले में 200 रुपये दे देना। ए ने जो है बी को प्रस्ताव दिया है, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और ये जो है उन्होंने स्पष्ट जो है बोल के इसको माना है। तो इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको हम गर्भित ठहराव भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे इनको बोलकर या लिखकर साफ साफ नहीं बताया जाता है। जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाती हूँ तो वहाँ पे मैं जाके ऑर्डर प्लेस करती हूँ, तो वहाँ पे मैंने उनका जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे बस जो है, जैसे मान लो तलवंडी साबो से मैंने बठिंडा जाना है, तो वहाँ से बस जा रही है, तो उसके अंदर मैं बैठ गई हूँ, तो इट मीन्स कि मैंने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स होते हैं ये स्पष्ट नहीं होते, इनको जो है दूसरे के आचरण से समझना पड़ता है। जैसे मैं बस के बीच में बैठ गई, तो इसका मतलब है कि मैंने बस की जो इम्प्लाइड ऑफ़र थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे किराया देना पड़ेगा। और उसी तरह परिवर्तनीयता के आधार पर जिनको लागू किया जा सकता है या नहीं लागू किया जा सकता है, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइडेबल एग्रीमेंट्स है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहले हम देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स क्या हैं। देखो वॉइड एग्रीमेंट जो है व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। ये शुरू से ही क्या होते हैं, वैध नहीं होते। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार राज निगम द्वारा जो है अपरवर्त जो ठहराव हम लीगली जो है जिसको हम लागू नहीं करवा सकते, वो वर्थ ठहराव कहलाते हैं। जैसे हम किसी माइनर से कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो व्यर्थ ठहराव होता है, या किसी पागल व्यक्ति से हम करते हैं तो वो भी क्या होता है, वर्थ ठहराव होता है। इसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कोई व्यर्थ एग्रीमेंट करते हैं तो पक्षकारों के अंदर कोई भी अधिकार जो है उनको प्रदान नहीं दिया जाता। ये शुरू से ही व्यर्थ होते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है वॉइड अब इनिशियो, कि फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही इनका व्यर्थ होता है। कोई लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है नहीं क्रिएट करते। जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी माइनर से कोई एग्रीमेंट करता है तो वो वैलिड नहीं होता, वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। वॉइडेबल एग्रीमेंट जिसको हम व्यर्थनीय ठहराव कहते हैं, ये एक ऐसा ठहराव होता है जिसके अंदर स्वतंत्र सहमति का अभाव होता है। जैसे ए बी को कहता है कि मैं जो है तेरे बच्चे का किडनैप कर लूँगा अगर तू ये ज़मीन मुझे नहीं बेचता। तो यहाँ पे क्या है कि उसने जोर ज़बरदस्ती से उसकी ज़मीन जो है खरीदी है, तो यहाँ पे स्वतंत्र सहमति नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ठहराव है ये व्यर्थनीय ठहराव है। कोई ठहराव जो केवल एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर लागू करवाया जा सकता है पर दूसरे पक्षकारों की इच्छा पर लागू ना करवाया जा सकता हो। अब जैसे दो पार्टीज़ के बीच में जिसकी रजामंदी जो है स्वतंत्र नहीं है, वो अगर कल को चाहे तो कोर्ट के अंदर जाके उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ये तब तक वैध होते हैं जब तक कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो कोर्ट के अंदर जाके इसको खंडित नहीं करता। कोई ठहराव जो केवल एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर लागू होते हैं परंतु दूसरे पक्षकारों की इच्छा पर लागू नहीं होते, वो व्यर्थनीय ठहराव कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्वतंत्र सहमति है उसका अभाव होता है। ये उत्पीड़न, अंडर इन्फ्लुएंस की वजह से भी, फ्रॉड की वजह से भी, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये ठहराव जो होते हैं उस समय तक वैध रहते हैं जब तक कि इसको खंडन करने का अधिकार रखने वाला पीड़ित व्यक्ति जो है इसको खंडित नहीं करता। उसी तरह वैलिड एग्रीमेंट जो होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार जो है लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, जिनका वैधानिक अस्तित्व होता है। और इसके अंदर जो सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सारे आवश्यक लक्षण तथा तत्व होते हैं जिसके बेसिस पे हम इसको कहते हैं कि ये वैध अनुबंध है। इसी तरह इसके अंदर क्या है कि एक व्यर्थ जो अनुबंध है वो शुरू में क्या होता है कि सही होता है लेकिन बाद में वो व्यर्थ हो जाता है। जैसे मान लो हमारा पाकिस्तान मतलब कोई भी ऐसा देश जिसके साथ पहले हमारे संबंध बहुत अच्छे थे,
हम उस देश के नागरिक के साथ कोई जो है ठहराव करते हैं जो कि वैलिड होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उस देश के साथ हमारा युद्ध छिड़ जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा देश जो है दुश्मन बन जाता है। तो उस दौरान वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि लीगली जिसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। उसी तरह वैधानिकता के आधार पर लीगल एग्रीमेंट, वैधानिक ठहराव, उस ठहराव के अंदर वो सभी जो सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सारे लक्षण होते हैं। जैसे उसके अंदर क्या है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, जहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है लॉफुल होता है, लॉफुल कंसिडरेशन होती है, स्वतंत्र सहमति होती है, जिसको जो है पॉसिबल होता है परफॉर्म किया जा सके, जो कानून के मुताबिक होता है, जिसको कानून मना नहीं करती, वो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो लॉ के खिलाफ होते हैं, जो अनैतिक होते हैं, जिसके अंदर हम लॉ के नियमों की पालना नहीं करते। जैसे हम कहते हैं कि तू उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा दे, तो ये भी क्या है कि ये एग्रीमेंट जो है पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। या हम कहते हैं कि उसका मर्डर कर दे, तो ये सारे जो एग्रीमेंट है कानून के खिलाफ होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई इस तरह का इलीगल एग्रीमेंट करता है तो उस व्यक्ति को दंडित भी लॉ के मुताबिक किया जा सकता है। उसी तरह हम देखते हैं व्यर्थ ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट तथा वॉइडेबल एग्रीमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, व्यर्थ ठहराव जो होते हैं वो ठहराव होते हैं जो राज नियम के द्वारा लागू नहीं होते, जो शुरू से ही क्या होता है व्यर्थ होते हैं। व्यर्थनीय ठहराव होते हैं कि जो अनुबंध जिसके अंदर स्वतंत्र सहमति नहीं होती, जो अनुबंध जो है पीड़ित पक्षकार अगर चाहे तो उनको खंडित कर सकता है, चाहे तो उसको निष्पादित कर सकता है। व्यर्थ ठहराव जो होते हैं किसी प्रकार के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। जैसे हमने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है, माइनर थोड़ी देर में मेजर हो जाता है तो भी वो उसको रेटिफाई अप्रूव नहीं करवा सकता, तो ये किसी भी प्रकार के लागू नहीं करवाया जा सकता। लेकिन जो व्यर्थनीय ठहराव होते हैं, ऐसे अनुबंध जो है पीड़ित पक्ष जिसकी सहमति जो है स्वतंत्र नहीं है, उसकी इच्छा पर लागू होते हैं, वो चाहे तो इसको खंडित कर दे, चाहे तो इसको निष्पादित कर दे। व्यर्थ ठहराव जो होते हैं शुरू से ही व्यर्थ माने जाते हैं, इसकी लीगल कोई जो है विधानता नहीं होती, कोई पार्टीज को इसके अंदर लीगल जो है उत्तरदायित्व, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। व्यर्थनीय ठहराव जो होते हैं तब तक वैलिड होते हैं जब तक कि पीड़ित पक्षी जो है, पीड़ित पार्टी जो है इसको व्यर्थ घोषित नहीं कहला देती। व्यर्थ ठहराव होता है कि जिसके अंतर्गत क्या है, ये शुरू से ही व्यर्थ होता है, लीगली इन्फोर्सिबल नहीं होता। अगर इसके अधीन किसी वस्तु का ट्रांसफ़र थर्ड पार्टी को कर दिया जाता है तो थर्ड पार्टी का टाइटल जो है डिफेक्टिव होता है, उसको भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर व्यर्थनीय ठहराव है तो अगर पीड़ित पार्टी जो है इस अनुबंध को व्यर्थ घोषित नहीं करती और उसी दौरान क्या होता है कि तीसरे व्यक्ति को वो ट्रांसफ़र हो जाती है, और तीसरे व्यक्ति ने अगर उसको गुड फेथ के अंदर लिया है, उसको इस बात की नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे उसके पास जो है अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होता। व्यर्थ ठहराव जो होता है इसके अंदर आवश्यक लक्षणों का अभाव होता है, जबकि जो व्यर्थनीय ठहराव होता है, जबकि ये बेसिकली जो पार्टी है उसको उत्पीड़ना के द्वारा, जोर जबरदस्ती करके या उसके ऊपर अनुचित प्रभाव डाल के या फ्रॉड के द्वारा या मिथ्या वर्णन के द्वारा जो है उसकी सहमति ली जाती है। तो यहाँ पे जो दूसरा पक्ष होता है उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं होती। इसका जो दूसरा भाग है वो हम संडे तक जो है आपको मिल जाए।